हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनबॉक्सिंग रेज़्यूमे में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने एग्जाम्स के लिए डटे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और आई होप आपके एग्जाम्स क्लियर भी होंगे। मैं फिर से एक बार आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों। थोड़ी सी माफ़ी मांगूंगा, बीच में कुछ तबीयत की इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आपके सामने वीडियोज़ लेके नहीं आ पा रहा था। उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी और फॉर्चुनेटली आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब आपके सामने मैं एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ सिलोगिज्म, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक एग्जाम में मिलती है। और आपको पता होगा अभी हम 2021 या 22 में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल जो है वो काफी बदला हुआ है, काफी पैटर्न चेंज हुआ है। तो पुरानी चीजों को भूल के एकदम नए अपडेट वर्जन के साथ, अपडेट कंसेप्ट के साथ, सिलोगिज्म 2.0 के साथ हम आपको लेके चलेंगे और इसमें बेसिक से लेकर एडवांस और वो कुछ नए कंसेप्ट जो आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, वो सारा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, सेशन जरूर आप पूरा देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उससे प्रॉपर आपको चीजें मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपको बार बार नॉक करता रहूं और अपने वीडियोस के थ्रू आपके एग्जाम के सिलेक्शन में थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो सेशन लेके चल रहा हूं सिलोगिज्म का, उसका आज पहली क्लास है, पहला वीडियो है। इसके और भी पार्ट आगे होंगे, तो पूरा सेशन देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के 5 नंबर आपको मिल जाएं तो प्लीज पूरा देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, हो सकता है पार्ट 3 भी इसका आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और एक एक चीज आपको क्लियर करके दूंगा। तो प्रॉपर अच्छे से चीजों को समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन में। सबसे साथ यहां पर कहानी को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से सिलोगिज्म को सॉल्व करते हैं। चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। यूट्यूब, जिसका आपको लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम से आप मेरे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दूंगा, जहां पे आप जुड़ के प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पूरे वीडियोस की पीडीएफ पा सकते हैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आप चाहते हैं मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ने की तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। आपके सामने shantanu.rai से आपको मैं मिल जाऊंगा। वहां पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं मुझे पर्सनली मैसेज करके, तो मैं आपको डाउट्स आराम से वहां क्लियर कर लूंगा। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी पर। सबसे पहले सिलोगिज्म होता क्या है, कैसे इसको करते हैं, क्या अप्रोच होती है। तो दोस्तों, जो सिलोगिज्म टॉपिक होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन, ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स में, कह सकता हूं मैं कि ऑल एग्जाम्स, ठीक है, ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम में आपको मिलता है, ठीक है, माफी चाहूंगा, ठीक है, सभी एग्जाम्स में आपको मिल जाता है। तो आपको बस करना कुछ नहीं होता, ये ऑल एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एग्जाम में जनरली ये 5 मार्क्स आपको देता है, ठीक है। तो इस 5 नंबर की लड़ाई में आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, एकदम बेसिक से समझेंगे। ये टॉपिक बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको वेन डायग्राम से टॉपिक समझाऊंगा, क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा मेथड होता है जिससे कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, हमेशा आपके आंसर सही होंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे मेथड्स मैंने देखे हैं सिलोगिज्म में, 50-100 का मेथड है, इसमें आप 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकते। छोटे लेवल के क्वेश्चन आप बना लेते हो जो बहुत बेसिक्स होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही अलग तरह के आजकल आ रहे हैं और वहां पे 50-100 के मेथड्स काम नहीं करते उतना। छोटे लेवल के क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं या छोटे एग्जाम्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। या यूं कहूं कि सिलोगिज्म के बेसिक क्वेश्चंस आप वहां कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल के एडवांस क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वहां से नहीं बनते। तो वेन डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट मेथड, बेस्ट मेथड। मैं आपको इसके लिए इसी को प्रेफर करूंगा और आपको भी कहूंगा कि आप इसी को लेके चलें, कंसेप्ट क्लियर करते चलें। सिलोगिज्म बेसिकली बेटा 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा स्टेटमेंट, कथन, या इसको दूसरी भाषा में कहूं कि मैं इसको कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मतलब एग्जामिनर आपके सामने एक क्वेश्चन देगा, कंक्लूजन का मतलब होता है, दूसरा पार्ट होता है कंक्लूजन, जिसको मैं दूसरी भाषा में कहूंगा आंसर, ठीक है। मतलब एग्जामिनर आपके सामने एक क्वेश्चन पूछेगा और फिर उसका आपको एक आंसर भी देगा। आपको बस बताना है कि दिया गया जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है, बस इतना ही करना है। एग्जामिनर आपके सामने जो क्वेश्चन पूछता है वो 2 तरह से पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, आपसे ट्रू पूछेगा, या से आपसे पूछ सकता है कि बताइए दिए गए कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। ध्यान से समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा
इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारा कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सिलोगिज्म है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा कथन और एक होता है हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष और कथन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा, आंसर आपके सामने एग्जामिनर देगा, बस आपको ये बताना है कि दिया गया आंसर सही है या फिर आपको गलत बताना है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो जो यहाँ पे पूरा मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। नीचे देखिए आपको कुछ चीजें छिप रही होंगी तो उसको मैं बता दूंगा। देखिए सिलोगिज्म बेसिकली कहां से चीजें शुरू होती है, कैसे बनती है, दो चीजों में बटा हुआ कंसेप्ट होता है। एक को बोलते हैं स्टेटमेंट, एक को बोलते हैं कंक्लूजन, कथन या फिर निष्कर्ष। दो चीजों से कहानी पूरी बनी होती है। कथन यानी जो क्वेश्चन होता है, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर देगा वो दो तरह से देगा, या तो क्वेश्चन आपके सामने पॉजिटिव देगा या फिर नेगेटिव। मतलब दिया गया जो क्वेश्चन होगा वो या तो पॉजिटिव फॉर्म में देगा या फिर नेगेटिव फॉर्म में, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता। या तो वो पॉजिटिव देगा या तो वो नेगेटिव देगा। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम जाएगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखने की कि दिया गया क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इफ आई से, मैंने कहा अगर सिलोगिज्म की भाषा में कथन बोलता हूँ या एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि सम ए आर बी, ठीक है, कुछ ए जो हैं वो बी हैं। अब आपके सामने ये हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लगूं बहुत ज्यादा वरीड सिचुएशन नहीं होगी। कुछ ए बी हैं, अब आपको देख के ही समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सर इसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसी में कोई भी एक नेगेटिव वर्ड आ जाए, स्पेशली इफ आई से नॉट आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट या सेंटेंस जो होगा वो दो ही तरह से होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब बात करें अगर कंक्लूजन की, हो सकता है आपको पीछे दिख ना रहा हो तो आप उसको मैं बताऊंगा समझना। कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो जो कंक्लूजन होता है या जो निष्कर्ष होता है वो भी दो तरह से होंगे। यानी एग्जामिनर आपके सामने जो निष्कर्ष देगा, उत्तर देगा, वो दो तरह से देगा। अब पहला कौन सा उत्तर हो सकता है, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी को हम कहते हैं निश्चितता, हिंदी में कहते हैं दोस्तों निश्चितता। ठीक है, निश्चितता मतलब जो चीज है उसी के बारे में बात होती है, यानी जो है वो है, सर्टेन। ठीक है, और दूसरा जो कंक्लूजन होता है वो कैसा होता है, पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। ठीक है, संभावना। दो ही तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको देगा। कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, सिलोगिज्म दो चीजों से बना होता है, कथन और निष्कर्ष। कथन यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दो तरह से पूछे जाएंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जो कंक्लूजन दिया गया है, जो निष्कर्ष दिया गया है, वो भी दो तरह से आएंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, अब कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा अगर मैं बात करूं तो दो फॉर्म में देता है। कैसे फॉर्म में, या तो वो सर्टेन होगा या तो वो पॉसिबल होगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि दिया गया क्वेश्चन सर्टेन है कि पॉसिबल है। समझना, जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट के बाद एक कंक्लूजन दिया गया। कंक्लूजन पहला क्या दिया गया कि ऑल ए आर बी, सपोज, है ना। आप ऊपर स्टेटमेंट को ध्यान मत देना, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कंक्लूजन पे। अगर आपके सामने निष्कर्ष दिया गया ऑल ए आर बी, हिंदी में बोलूं तो सभी ए बी हैं, तो आप ना गलती क्या करते हो, क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले गलती करते हो कि आपको दिखा क्वेश्चन और आप इसके आंसर को देने के लिए जाते हो कि इसका आंसर मैं लगा दूं सही की गलत है। नहीं, आपके सामने जब कंक्लूजन दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि दिया गया कंक्लूजन कैसा है। भाई कंक्लूजन दो ही तरह से हो सकता है, निष्कर्ष दो तरह से हो सकता है। पहला, या तो वो सर्टेन होगा यानी निश्चित, दूसरा या तो वो कैसा होगा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। जरा देखो क्या इस सेंटेंस में कहीं भी आपको संभावना शब्द दिखाई दे रहा, पॉसिबिलिटी वर्ड दिखाई दे रहा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कंक्लूजन कैसा होगा, सर्टेन होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन कैसा होगा, सर्टेन। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर पॉसिबिलिटी यानी संभावना शब्द नहीं दिखाई दे तो दिया गया कंक्लूजन जो होगा वो क्या माना जाएगा, सर्टेनिटी यानी निश्चितता। बहुत ध्यान से समझना, किसी भी कंक्लूजन में अगर सर्टेनिटी शब्द नहीं, पॉसिबिलिटी शब्द नहीं आया तो याद रखना वो कंक्लूजन कैसा माना जाएगा, पॉसिबिलिटी का। बात समझ में आ गई? बस आप इतना याद रखो। पॉसिबिलिटी भी दो तरह से होती है, जो मेरे पीछे छुपा पार्ट है, या तो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, उससे कोई बहुत फर्क नहीं करना आपको। सिंपल साधारण सी बात में याद रखना कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा दो ही तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर जो आपके सामने निष्कर्ष आया, कंक्लूजन आया, वो भी दो तरह से होगा। अब वहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि दिया गया निष्कर्ष सर्टेन है कि पॉसिबल है। कैसे पता चलेगा? अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शब्द, संभावना शब्द आता है तो वो पॉसिबिलिटी का वर्ड है।
सेंटेंस है। अगर पॉसिबिलिटी शब्द नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेनिटी। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, मैं केसेस बताऊं उसके पहले यहां पर एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सी बात ये बताना चाहूंगा कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने क्या बताया कि जो क्वेश्चन है वो दो तरह से होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आधे से ज्यादा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपका दिया गया क्वेश्चन, अगर दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपका दिया गया स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन पॉजिटिव है और इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन देगा, स्टेटमेंट देगा तो उसका कंक्लूजन भी देगा ना। यानी क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा गया और उसका उत्तर, उत्तर मतलब कंक्लूजन, इसके जस्ट ऑपोजिट आ गया। मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है और आंसर कैसा आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखना ये पूरे सिलोगिज्म में गलत माना जाता है। मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें, ऊपर का स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और नीचे का जो आंसर यानी जो निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, वो क्या है, उसका जस्ट उल्टा यानी नेगेटिव, वो हमेशा गलत होता है। इसका मतलब ये नहीं होता, मैंने बोला कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कंक्लूजन अगर नेगेटिव है तो ये गलत होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है आपके दिमाग में कि सर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन भी पॉजिटिव आया तो क्या वो सही होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, उसको हमको चेक करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस इतना समझो कि स्टेटमेंट अगर हमारा क्वेश्चन जो है अगर पॉजिटिव है और उसका आंसर उसके ठीक ऑपोजिट यानी नेगेटिव हो जाए तो वो हमेशा गलत होगा। सेम यहां पे अगर दिया गया क्वेश्चन नेगेटिव है यानी स्टेटमेंट जो ऊपर पूछा गया है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव, और इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जो है वो इसके जस्ट ऑपोजिट यानी पॉजिटिव आ गया तो ये हमेशा क्या होगा, गलत होगा। मतलब सिंपल सी बात भाषा करें कि अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है और आंसर नेगेटिव में है तो वो गलत होगा वो आंसर। अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है और आंसर जो है वो पॉजिटिव है तो वो आंसर हमेशा गलत होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल उठा लो बेटा, ठीक है, एक एग्जांपल उठाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, छोटा सा क्वेश्चन कि ऑल ए आर बी, ठीक है, सभी ए बी हैं, हमारा कथन है, क्वेश्चन है, और निष्कर्ष बोला गया नो बी इज ए। निष्कर्ष क्या बोला गया, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। अब आप इसको चेक नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, ऊपर की जो कहानी हमारी दी गई है, ठीक है, ऊपर का जो क्वेश्चन है आप देखते ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो कथन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो नीचे जो कंक्लूजन है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी नेगेटिव आ गया तो आपको सोचना नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। समझ में आई बात? सिंपल तरीके से याद रखना है कि क्वेश्चन के ऑपोजिट अगर आंसर आया तो वो आंसर गलत होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये आंसर भी पॉजिटिव होता यानी नो नहीं होता, यहाँ पे मान लो सम होता, सम, तो वो सही या गलत है उसको हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की कहानी पर कि सिलोगिज्म में आपको पढ़ना क्या क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या। तो जो केसेस आपको पढ़ने हैं दोस्तों, माफी चाहूंगा, केसेस जो आपको पढ़ने हैं वो ये हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सम का केस, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किस पे, ऑल के केस पे, फिर हम बात करेंगे ओनली के केस पे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यहीं से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओनली के बाद हम पढ़ेंगे नो का केस, ठीक है, इसमें हो सकता है हम शफल कर दें आगे पीछे, लेकिन पढ़ना पूरा है। इसके बाद हमको सम नॉट पढ़ना, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी डाउट बनते हैं आपके। ओनली अ फ्यू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईदर और की कहानी करेंगे हम डिस्कस कि ईदर और की कहानी क्या है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो है कोडेड सिलोगिज्म, ठीक है, कोडेड सिलोगिज्म भी हम पढ़ेंगे, जो अपने आप में क्या है, एक न्यू पैटर्न की कहानी है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट कहानी है। कोड में आपको सिलोगिज्म दिया जाएगा तो आपके लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, तो बिल्कुल बने रहिएगा। हो सकता है ये एक वीडियो में ना बने, 2 या 3 वीडियो में बने, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो डेफिनेटली 5 मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप मुझे बताइएगा, गारंटीड है। बस आप अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो या तो कमेंट्स में या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पर्सनली मैसेज के थ्रू वो डाउट्स पूछ सकते हैं। प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता उसको वहां पे आप भेज सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कौन से केस की, सम की। ये बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे और वो सारे क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सम की बात करें, पहले हम सम के केस के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सम को हिंदी में कहते हैं कुछ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर ये जो केस है आपको पता कैसे चलेगा कि सम का केस है, तो ध्यान रखना कि जो सम का केस होगा उसमें जो कथन आएगा ना, स्टेटमेंट, उसके शुरू शुरू में हमेशा सम लगा रहेगा। जैसे सम ए आर बी, सम मैंगो आर बनाना, कुछ मैंगो बनाना है, कुछ ट्रीज जो हैं वो माउंटेन्स हैं, तो वहां पे सम लिखा होगा, तो वो केस कौन सा होगा, सम का। ऑल लिखा रहा तो ऑल का केस, नो लिखा रहा तो नो का केस, ओनली लिखा रहा तो ओनली का, तो आपको सामने सामने मिल जाएगा। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, सम कभी कभी ना, जैसे हमारे दो नाम होते हैं, कॉलेज का अलग नाम होता है, घर का अलग नाम होता है, तो अक्सर जो हमको कॉलेज वाले नाम से अगर घर पे बुलाया जाए, कोई तीसरा आदमी बुलाए, तो हम वहां पे जैसे मान लीजिए सपोज आपका जो घर का नाम है उसको कॉलेज में जाके बुलाया जाए, तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट नहीं जान पाएंगे, लेकिन जैसे आप जान जाओ या आपके जानने वाले उसको जान पाते हैं। तो ऐसे ही इनके भी बड़े सारे नाम होते हैं। जैसे सम के और कौन कौन से नाम होते हैं, तो सर सम का पहला नाम होता है एटलीस्ट। कहीं भी एटलीस्ट शब्द आ जाए, हिंदी में कहेंगे इसको कम से कम, ठीक है, कम से कम, ये शब्द अगर कहीं आ जाए तो उसका मतलब होता है क्या, आप उसको क्या मान लेंगे, सम मान लेंगे। इसके अलावा दोस्तों एनी शब्द आ जाए, एनी को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई, तो कोई, इस शब्द को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, एनी, मतलब कि हम इसको कहाँ रखेंगे, ये शब्द भी हमारा हो जाएगा सम के केस में। इसके अलावा दोस्तों परसेंटेज में कोई वैल्यू आ जाए, परसेंटेज में अगर मैं कहूँ तो 0.1% से 99.99% तक के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए, वो कहाँ पे आएगी, सम के अंदर आएगी। याद रखना 0.1 से लेके 99.99 तक का कोई भी मार्क्स आ जाए, नंबर आ जाए, जैसे मैंने कहा कि 45.7% ARB, इस 45.7 का मतलब क्या मानेंगे आप, सम मानेंगे, क्योंकि ये 99.99% के अंदर आता है। तो परसेंटेज में वैल्यूज आती हैं तो उनको हम कहाँ मानते हैं, सम। लेकिन याद रखना 100% नहीं, 100% को क्या बोलते हैं, ऑल। तो 99.99 तक के बीच में जो भी संख्या आती है उसको किसके अंदर कंसीडर करेंगे, सम के। इसके अलावा मिनिमम, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं पीछे, मिनिमम, मैक्सिमम, मोस्टली, है ना। मिनिमम मतलब होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा मोस्टली मतलब ज्यादातर, ये सब शब्द भी आ जाएगा तो किसके अंदर आएगा, सम के अंदर। मैनी आ जाए, ऑलमोस्ट, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, शायद आपको ना दिख रहा हो, मैनी, मैनी या ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट। मैनी मतलब होता है अनेक या सभी, और ऑलमोस्ट मतलब दोस्तों क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट, माफी चाहूंगा, ऑलमोस्ट का मतलब हो जाएगा लगभग, ठीक है। ये सब भी हमारा किसके अंदर आएगा, सम के अंदर। तो याद रखना है, इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप इसको जानते रहो। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मेथड बताऊंगा जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना, कभी आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो हो गए इनके नाम। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर कंसेप्ट की बात करें दोस्तों, तो जो सम का केस है, ठीक है, सम का केस है, इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया कि सम ARB, कुछ ए बी है, हिंदी में भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि 27% BRC, ठीक है, BRC, 27% जो बी हैं वो क्या है, सी हैं। तो आपके सामने स्टेटमेंट आ गया और आपके सामने कुछ कंक्लूजन एग्जामिनर दे देगा, कोई भी कंक्लूजन दे देगा। जैसे सपोज कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा सम ECR नॉट ए, कुछ CA नहीं है, एकदम बेसिक से समझिएगा। दूसरा मैं लिख लेता हूं आपके सामने, सपोज ऑल CRA, ठीक है। तीसरा मैं यहां पे लिख लेता हूं नो B इज A, सपोज, ऐसा मैंने लिख लिया। तो आपको बस बताना होगा कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, या फिर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन गलत है। दो ही तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो ऊपर का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। तो जब आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आता है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, जैसे स्टेटमेंट आपने पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जैसे आपके सामने स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, सम ARB, तो आपको सबसे पहला काम करना है दोस्तों, इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। अब हर केस, जितने भी केसेस आपको पढ़ने हैं उनके वेन डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको पूरा बता दूंगा। जैसे सम का केस, एग्जामिनर ने बोला कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ए का, ये देखिए ए अपने आप में पूरा है,
ए का कुछ हिस्सा किसके अंदर चला गया, बी के अंदर। तो ये आपका डायग्राम बन गया सम ए आर बी का। फिर बोला गया 27% बी जो है वो सी है, यानी 27% बी आर सी। तो आप बी का कुछ पार्ट किसके अंदर बनाएंगे, सी के। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं बना देंगे कि बी का कुछ पार्ट सी के अंदर ऐसे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। बी का कुछ पार्ट सी अगर आप बनाते हैं, जैसे आपने ये बना दिया ऐसे, कुछ बी जो है वो क्या है, सी है। अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये डायग्राम गलत नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए का और सी का कुछ रिलेशन बोला नहीं गया है, और इस डायग्राम के थ्रू ए का कुछ पार्ट सी के अंदर जा रहा, तो ये एक्सेप्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको सब जिसका रिलेशन जिसके साथ बोला गया है, आपको उनके साथ ही इसको चेक करना है। तो कुछ ए बी है आपने बना दिया, कुछ बी सी है, यानी बी का कुछ पार्ट किसके अंदर आ गया, सी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डायग्राम याद होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो डायग्राम मैंने आपको सिखा दिया, सम का डायग्राम हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं कि सिलोगिज्म किसको समझ में आता है या किसको ये टॉपिक कभी गलत नहीं करता, या कौन ऐसा है जो 5 के 5 नंबर ले लेता है, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करता। तो बेटा सिलोगिज्म उन्हीं को आता है जिनको ये मेथड आता है। मेथड इन द सेंस ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होता है। कभी भी ना सिलोगिज्म सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है, हमने स्टेटमेंट चेक कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको उसका वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, आपको उसका वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये मैंने बता दिया। वेन डायग्राम के बाद आपको क्या चेक करना है, कंक्लूजन। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन भी दो तरह के होते हैं, या तो कंक्लूजन दिया गया जो है, यानी जो आंसर निष्कर्ष आपको दिया गया है वो दो तरह से होगा, या तो सर्टेन होगा, या तो कंक्लूजन कैसा होगा, पॉसिबल होगा। या तो वो सर्टेन होगा या तो वो पॉसिबल होगा, दो ही तरह से कंक्लूजन पूछेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि दिया गया कंक्लूजन सर्टेन है कि पॉसिबल है। तो अगर सर्टेन हुआ तो आप सर्टेन का रूल चेक करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो पॉसिबल का। ठीक है, बेसिकली इसी फंडे को या इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। जो भी इनको फॉलो कर गया, आंसर कभी भी उसका गलत नहीं था। पहला काम सिलोगिज्म में स्टेटमेंट देखिए। ठीक है, स्टेटमेंट देखने के बाद सबसे पहला काम स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट देखने के बाद आप उसको क्या बनाएंगे, उसका वेन डायग्राम बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। फिर उसके बाद आ जाएंगे किस पे, आप कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन पे आने के बाद सही या गलत के लिए नहीं जाएंगे, आप चेक करेंगे कि कंक्लूजन जो है वो सर्टेन है कि पॉसिबल है। अगर सर्टेन हुआ तो सर्टेन का रूल लगाएंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो पॉसिबिलिटी का रूल लगाएंगे। अभी सर्टेनिटी का रूल और पॉसिबिलिटी का रूल मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको ये पॉइंट याद हो गया तो इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो बिल्कुल सिलोगिज्म आपसे नहीं बनेगा, सिर्फ इसी रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने देखो दोस्तों सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लिया, दूसरा काम उसका क्या कर लिया, वेन डायग्राम, सेकंड स्टेप खत्म हो गया। तीसरा काम कंक्लूजन चेक करते हैं। चलिए कंक्लूजन आपके सामने दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूं इसको। कंक्लूजन देखा मैंने। अब जो कंक्लूजन है वो दो तरह से होगा, या तो सर्टेन होगा या पॉसिबल। तो सबसे पहले देखो, पहला जो कंक्लूजन है वो सर्टेन है कि पॉसिबल है। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले पढ़ो कंक्लूजन को, निष्कर्ष को, और चेक करो कि वो सर्टेन है कि पॉसिबल। तो दोस्तों कैसे पता करेंगे कि वो सर्टेन है या पॉसिबल? क्या इस दिए गए सेंटेंस में कहीं भी संभावना शब्द है? क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं संभावना शब्द, पॉसिबिलिटी शब्द दिखाई दे रहा? नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो उसका मतलब ये कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा कंक्लूजन है, सर्टेन है। तो दोस्तों अगर ये सर्टेन है तो आपको सर्टेनिटी का रूल लगाना है। अब दोस्तों सर्टेनिटी का रूल क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि सर्टेनिटी को कैसे चेक करते हैं? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ये रूल। ठीक है, ये रूल मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। चाहिए तो आप इसको अपनी कॉपी में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर लिखिएगा, और अगर नहीं बना रहे हैं तो इस रूल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, रूल ये है कि कभी भी सर्टेनिटी चेक करना है तो कैसे चेक करोगे आप? सबसे पहला रूल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इसका रूल लिख रहा हूं, आप इसको अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। ठीक है, यहां पे है इफ एनी टू एलिमेंट्स, ठीक है, इफ एनी टू एलिमेंट्स आर, ठीक है, डायरेक्टली नॉट, ठीक है, कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, इफ एनी टू एलिमेंट्स आर डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, देन all the certainty
then all the certainty between them always, ठीक है, wrong। ये मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि बहुत ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये रूल आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि पूरा जो खेल है ना, आप नोटिस करना, सिलोगिज्म के अभी मैं पहले क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन और उसके बाद में जो सबसे लास्ट वीडियो मेरी होगी उसका लास्ट क्वेश्चन, यानी सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन, उसमें भी यही रूल लगेगा। मतलब क्वेश्चन के रूल्स कभी चेंज नहीं होते, हमेशा जो रूल्स हैं वही रहेंगे, हमको बस चीजों को समझना है। तो मैंने क्या बोला, यदि कोई दो एलिमेंट्स, इफ एनी टू एलिमेंट्स आर डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, देन ऑल द सर्टेनिटी बिटवीन देम ऑलवेज रॉन्ग। हिंदी में अगर बात करें तो यदि कोई दो एलिमेंट, यहां लिखता हूं, इसी को अगर मैं हिंदी में लिखूं दोस्तों तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, बस आपको समझना है थोड़ा सा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हिंदी में लिखेंगे तो यदि कोई दो एलिमेंट, ठीक है, यदि कोई दो तत्व या एलिमेंट जो भी आप कहते हो, एक दूसरे से, ठीक है, निश्चित रूप से, ठीक है, जुड़े हुए ना हो तो उनके मध्य सभी निश्चितता हमेशा गलत होगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको हिंदी में भी दे दिया दोस्तों और इंग्लिश में भी दे दिया। रीजन साफ है कि आपको एटलीस्ट डाउट ना हो। काफी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं और कहते हैं हमको हिंदी में नहीं बताया आपने, तो ये रूल बेटा याद रखना। कभी भी अगर आपको, इसको मैं देखो करके दिखा रहा हूं, अगर आपको क्या चेक करनी है, सर्टेनिटी, अगर आपको निश्चितता चेक करनी है, सर्टेनिटी चेक करनी थी, ये रूल लगा देना क्या, कि जो आपका कंक्लूजन से पहला कंक्लूजन मैं चेक करके बता रहा हूं कि सही है कि गलत है। ठीक है, सम सी आर नॉट ए, इसको चेक करना है। हमारा स्टेटमेंट था, हमने डायग्राम बना लिया, हमने कंक्लूजन चेक करना है। सम सी आर नॉट ए, सबसे पहला काम, कई बच्चे क्या करते हैं, गलत या सही करने में आ जाते हैं। सिंपल सी भाषा है, पहले आप रूल लगा दो। मैंने क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ा, उसका डायग्राम बनाया, मैंने कंक्लूजन चेक किया, कंक्लूजन हमें पता चला कि सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी तो उसका रूल लगा दिया। सर्टेनिटी का रूल क्या है कि जब भी कोई दो एलिमेंट, ये देखो ये दो एलिमेंट कौन कौन है, सी और ए, ये दो एलिमेंट है यहाँ पे, ये दोनों एलिमेंट क्या डायरेक्टली आपस में कोई इनका कनेक्शन है, कोई कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो डायग्राम में देखो क्या ए वाले गोले का डायरेक्टली सी वाले गोले से कोई रिलेशन है, आपको दिख रहा होगा कि ए का सी से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं तो इनके बारे में कोई भी बात बोली जाए, चाहे वो नेगेटिव होगी चाहे वो पॉजिटिव होगी, सब गलत होगी, सब कुछ गलत होगा। यानी पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। समझ में आई बात आपको? और इसको गलत करने का दूसरा रीजन ये भी है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो पॉजिटिव है। आप देखो पूरा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। और दोस्तों अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन उसके जस्ट ऑपोजिट आ गया तो वो कभी नहीं सही होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन आप नोटिस करो नेगेटिव है, तो ये कारण भी है इस क्वेश्चन के गलत होने का। समझ में आई बात? लेकिन ध्यान रखना, कभी भी आप कंक्लूजन चेक करेंगे तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ चेक करना कि कंक्लूजन सर्टेन है कि पॉसिबल है। अगर कंक्लूजन सर्टेन हुआ तो सर्टेनिटी का रूल लगाएंगे जो मैंने लिख दिया है। अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो उसको मैं आगे बताऊंगा। सर्टेनिटी का रूल क्या है, कभी भी आपको सर्टेनिटी चेक करनी है तो जो एलिमेंट है उनके बीच में रिलेशन देखो। अगर रिलेशन है तो डायग्राम चेक कर लो, रिलेशन नहीं है तो कुछ भी बोला जाए सब गलत होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, ऑल सी आर ए, तब देखो यहाँ पे ये भी अपने आप में सर्टेनिटी, क्योंकि इसके अंदर संभावना शब्द नहीं है, मतलब सर्टेनिटी है। और अगर सर्टेनिटी शब्द है, ये सर्टेनिटी वाक्य है, तो सर्टेनिटी का रूल लगा दो। तो सी और ए, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? ये देखो सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं, तो उनके बारे में कुछ भी बोला जाए सब गलत। ठीक है। तीसरा, नो बी इज ए। अब ध्यान दो कि बी और ए का रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। लेकिन बी और ए का रिलेशन कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, कि भाई बी का कुछ पार्ट किसके अंदर है? ए के अंदर है। और यहाँ कैसा बोला गया? नेगेटिव, तो वैसे भी ये गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? कभी भी याद रखना, स्टेटमेंट में सर्टेनिटी चेक करने के लिए रिलेशन चेक करना, और पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई?
से यस। आपको अगर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे कैसा लगा ये वाली कहानी, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉपर समझना, अच्छे से समझना, कोई बहुत ज्यादा इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है। तो ये होगी सर्टेनिटी चेक करने की रूल्स, मेथड अच्छे से आप लिखते चलना। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पॉसिबिलिटी में बताऊं उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। या मैं काम करता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी का भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा मेथड क्लियर करके तब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे बेसिक फंडे हैं, बेसिक तरीके हैं जिनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे बोला यहां पे, ठीक है, मैंने तो आपको सर्टेनिटी सिखा दिया। पॉसिबिलिटी देखो, मैंने कहा कि ऑल C R A इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो सभी C का A होना एक संभावना है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, कंक्लूजन आपके सामने आ गया तो कंक्लूजन दो ही तरह का होगा, या तो वो सर्टेन या पॉसिबल होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी शब्द दिख रही, मतलब ये वाक्य कैसा है, पॉसिबिलिटी वाला। अगर पॉसिबिलिटी वाला है तो पॉसिबिलिटी का रूल लगा दो, अगर पॉसिबिलिटी शब्द नहीं होता तो ये वाक्य कैसा होता, सर्टेनिटी, ठीक है। दो ही तरह के वाक्य होंगे, तो सर्टेनिटी होगा तो सर्टेनिटी का रूल लगा देना जो मैंने लिखा है नीचे, और पॉसिबिलिटी हुआ तो उसका रूल। बेटा पॉसिबिलिटी का रूल क्या समझना, पॉसिबिलिटी शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अगर ये पॉसिबिलिटी शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिए गए शब्द को हटा दो। यानी इस पॉसिबिलिटी शब्द को क्या करो, हटा दो। हटा दो बोले तो मान लो कि ये पॉसिबिलिटी शब्द हट गया, मान लो, ठीक है, हमने हटा दिया इसको। अब जब ये पॉसिबिलिटी शब्द हट गया तो बताओ क्या बचा हमारा सेंटेंस, यही बचा ना, ऑल C R A। सेंटेंस क्या बचा, ऑल C R A, मतलब सभी C A हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी जो कंक्लूजन है, इधर आप देखेंगे राइट साइड पे, कोई भी कंक्लूजन दो तरह के होंगे, या तो वो सर्टेन होगा या पॉसिबल। अब तुमने पॉसिबिलिटी हटा दिया है तो जाहिर सी बात है क्या बचा, सर्टेनिटी बची। अगर सर्टेनिटी बची है तो ये सर्टेनिटी है, तो इसको चेक करो। सर्टेनिटी चेक करना आपको आता है। सर्टेनिटी में क्या चेक करोगे, रिलेशन। रिलेशन कौन सा, C और A का। क्या C का A से कोई रिलेशन है, नहीं है, मतलब सर्टेनिटी गलत। और याद रखना, जब जब सर्टेनिटी गलत होगी तब तब दी गई वाक्य की पॉसिबिलिटी सही होगी। याद रखना, पहला काम पॉसिबिलिटी हटाओ, सर्टेनिटी देखो। अगर सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी सही होगी, यानी वाक्य सही होगा। अगर सर्टेनिटी सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। सिंपल, सर्टेनिटी गलत तो पॉसिबिलिटी सही, सर्टेनिटी गलत सही तो पॉसिबिलिटी गलत। एकदम सिंपल तरीके से चलना है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये है इस सिलोगिज्म का, सम का एक बेसिक कंसेप्ट। समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट है, इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना। हाँ, इसमें क्वेश्चंस बहुत अलग आते हैं, हाई लेवल। मैंने आपको थंबनेल के थ्रू बताया है कि मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस, नए कंसेप्ट दूंगा। ये बेसिक लेवल, मैं कुछ नए की तरफ लेके चला हूं, लेकिन नए की तरफ ले जाने से पहले आपको कम से कम बेसिक्स तो बता दूं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आई विश आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। सिलोगिज्म में सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट पे देखने के बाद उसका वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनने के बाद कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन दो तरह के होंगे, सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी। चेक कर लेना, अगर सर्टेनिटी हो तो उसका रूल लगाना, पॉसिबिलिटी हो तो उसका रूल लगाना। मैंने सब आपको यहाँ बता दिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, पहले ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और चेक करो इनमें से क्या सही है। सिंपल सही बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पॉज करके चेक करो और मिलाना जरा कि कितने आपके सही हुए और कितने मेरे। जो मैंने अभी बेसिक रूल बताया बिल्कुल वैसे चेक करना। चलिए देखते हैं जरा सा। आपके सामने स्टेटमेंट है, मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं इसका कि सम ए आर बी, तो ए का कुछ पार्ट किसके अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया। ठीक है, 98% बी आर सी का मतलब सम बी आर सी, और एनी मतलब भी होता है बेटा सम, तो सम सी आर डी। डायग्राम बना लिया हमने, पहला कंसेप्ट फॉलो कर लिया उस ट्रिक का। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन, मैंने कहा था कंक्लूजन देखने के बाद सही और गलत पे नहीं जाना, पहले आप देखो कि कंक्लूजन सर्टेन है कि पॉसिबल। तो सम ए आर नॉट सी, इसमें कहीं संभावना शब्द नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, इसमें कहीं भी संभावना शब्द नहीं है, मतलब ये सर्टेनिटी, और सर्टेनिटी है तो रिलेशन चेक करें। तो दोस्तों ए का डायरेक्टली सी से कोई रिलेशन है नहीं है, मतलब गलत। और एक और कारण क्या है कि कथन हमारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। तो इस कारण से क्या हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड है सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि सम ए आर नॉट सी, सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी और सम ए आर डेफिनेटली नॉट सी। ठीक है, इनमें कोई अंतर है क्या? चलिए एक काम करते हैं,
ये तो आपने गलत कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी होता, सपोज मैं पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगर पहला क्वेश्चन होता कि सम ए आर नॉट बी, तो क्या ये सही होता या गलत होता? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सम ए आर नॉट बी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बारे में देखा जाए तो पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों कनेक्टेड है ना, तो पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ क्या आ जाता? नेगेटिव। नॉट आया तो डायरेक्टली गलत काट दो, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन कैसा हो जाता? नेगेटिव, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो। अब नीचे देखो, सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी, तो क्या कोई डिफरेंस है सम ए आर बी नॉट बी और सम ए आर नॉट डेफिनेटली नॉट बी में? कुछ ए बी नहीं है और कुछ ए निश्चित रूप से बी नहीं है, तो इनमें कोई डिफरेंस है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर डेफिनेट वर्ड लग गया तो क्वेश्चन भी हमारा डेफिनेट हो जाता है। समझ में आई बात? ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा था, वादा किया था कि मैं आपको कुछ नया बताऊंगा, तो ये नया है, याद रखना। इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चेक किया गया कि ए का कुछ पार्ट डेफिनेटली बी के अंदर नहीं है, तो सर सिंपल सी भाषा में बात करें, सिंपल सी कहानी में आपको बताऊं, तो अगर आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, वॉटेवर, मैं आपके पास आके कहता हूं कि मुझे 10 रुपए उधार दे दो। आपने मुझसे कहा कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है। अब आपने मुझसे जब कहा कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया? तो मेरे दिमाग में ख्याल आया दो चीज का। पहला कि यार सच में इसके पास 10 रुपए नहीं है, और दूसरा ख्याल आया होगा कि यार इसके पास होंगे, ये मुझे देना नहीं चाहता। तो जब ये नहीं शब्द आया तो मेरे दिमाग में दो ख्याल आ गए। लेकिन अब मैं आपसे जाके फिर से बोलता हूँ, भाई मुझे 20 रुपए उधार दे दो, और आपने मुझसे कहा कि मेरे पास निश्चित रूप से 20 रुपए नहीं है, कसम खा के बोल रहा हूँ निश्चित रूप से नहीं है। अब जब आपने डेफिनेटली नॉट बोला, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया? अब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि यार हाँ सच में सामने वाले के पास 20 रुपए नहीं है। तो बेटा नॉट और डेफिनेटली नॉट में यही डिफरेंस होता है। नॉट का मतलब डाउटफुल सिचुएशन, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली नॉट मतलब हम डेफिनेटली श्योर हैं। तो यहां पर डेफिनेटली नॉट कहीं भी आ जाए तो इसका कंसेप्ट याद रखना कि डेफिनेटली नॉट वर्ड अगर कहीं भी आता है, हिंदी में बोलें तो निश्चित रूप से नहीं, तो आप तुरंत चेक करो कि इसमें एलिमेंट कौन कौन है। इसमें एलिमेंट कौन है? ए और बी। तो देखो क्या ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं? अगर ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं तो वहां पे डेफिनेटली नॉट हमेशा सही होता है। ध्यान रखना, कहीं भी डेफिनेटली नॉट वर्ड आ जाए तो आपको तुरंत चेक करना है दिए गए एलिमेंट को, क्या ये दोनों एलिमेंट जो दिए गए आपस में कनेक्टेड हैं? अगर हाँ तो ये बात बिल्कुल सही होगी। क्यों? क्योंकि साफ साफ बेटा दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है डायग्राम में? कि ए का ये जो बाहर वाला पार्ट है वो डेफिनेटली बी के अंदर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? सेकंड वाली सही। तो डेफिनेटली नॉट का क्या लॉजिक समझा आपने? कहीं भी डेफिनेटली नॉट, यानी हिंदी में निश्चित रूप से नहीं, अगर मैं हिंदी में दिखाऊं, ये देखिए निश्चित रूप से नहीं शब्द आ जाए, तो कहीं भी आ जाए तो आप तुरंत कुछ करना क्या कि ए और बी को चेक करना, क्या इनका ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है? क्या आपस में ए बी और बी कनेक्टेड हैं? तो हाँ, ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हैं तो ये डेफिनेटली नॉट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि दिख ही रहा है कि ए का कुछ पार्ट डेफिनेटली कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं है। बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट क्लियर रखना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो क्या दिया गया? तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि कुछ ए डेफिनेटली सी नहीं है। अब दोस्तों देखो, डेफिनेटली नॉट आ गया, डेफिनेटली नॉट आएगा तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा कि एलिमेंट, क्या ए और सी आपस में कनेक्टेड हैं? तो ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं। और सर नियम ये कहता है कि जब रिलेशन नहीं है तो उनके बारे में कुछ भी बोलो सब गलत है। ये तो सर्टेनिटी का नियम है ना, ये देखो मैंने आपको अभी बताया, नीचे लिखा हुआ है कि सर्टेनिटी का नियम ही है कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में डायरेक्टली रिलेशन नहीं है ना, तो उनके बारे में कुछ भी बोलो सब गलत है। सब गलत है मतलब सब गलत है। ठीक है, गॉट इट? तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा? गलत होगा, भले ही डेफिनेटली नॉट आ जाए। डेफिनेटली नॉट कहां सही होता है? जब दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे बी और सी के बारे में अगर डेफिनेटली नॉट आया तो सही होगा, सी और डी के बारे में डेफिनेटली नॉट आया तो सही होगा, लेकिन डी और ए के बारे में आएगा तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि डी डायरेक्टली ए को नहीं जानता। ठीक है, ये डेफिनेटली नॉट आप तभी बता सकते हैं जो आपका कंफर्म रिलेशन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था, देखिए पॉसिबिलिटी वाला चेक करते हैं। सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी शब्द आ गया, हिंदी में बोलेंगे संभावना। क्या करेंगे? पहला काम पॉसिबिलिटी को हटा देंगे। पहला काम पॉसिबिलिटी को हटाया तो बताओ क्या बचा? ए और सी। सम ए आर नॉट सी बचा, तो सर्टेनिटी चेक करो, क्या ए का सी से कोई रिलेशन है? नहीं है, मतलब सर्टेनिटी गलत है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्टेनिटी गलत तो पॉसिबिलिटी सही। समझ में आई बात? अगला पांचवा क्वेश्चन देखो, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। फिर से संभावना शब्द आया, पहला काम पॉसिबिलिटी हटा दो, सर्टेनिटी देखो। सम ए आर बी, क्या ए और बी का कुछ, ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है? तो हाँ जी, ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है, डायग्राम में दिख रहा, मतलब सर्टेनिटी सही। और बेटा अगर सर्टेनिटी सही है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सातवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन माफी चाहूंगा। सम ए कैन नॉट बी सी।
अब कई बच्चे कैन नॉट, अगर हिंदी में बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या लिखा कि कुछ ए सी नहीं हो सकते हैं। सकना शब्द को कई बच्चे कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल होता है सर। कहीं भी सकना शब्द आ जाए, सकना कैन, तो उसको हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर आपको बता दूं, कैन और मे हिंदी में दोनों को सकना बोलते हैं। अगर इनके साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए, कैन नेवर, कैन नॉट, कैन नथिंग, हिंदी में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, यानी कैन और मे के साथ कुछ भी अगर नेगेटिव आ जाए तो दोस्तों याद रखना, इस पूरे को हटा के इसके जगह पे तुम क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। कैन और मे यानी सकना शब्द के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए, उस पूरे शब्द को हटा के उसके जगह नॉट लगाओगे, और जैसे ही नॉट लगाओगे तो दिया गया कंक्लूजन जो है वो सर्टेन में हो जाएगा, सर्टेनिटी हो जाएगा, निश्चितता हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों कैन नॉट आपके सामने दिख रहा है, मतलब सकना के साथ नॉट शब्द आ गया, इस पूरे को हटा के इसके जगह क्या लगा दोगे, नॉट। और जैसे ही नॉट लगाया तो सेंटेंस क्या हो गया, सम ए आर नॉट सी, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो चेक करो, ए का सी से कोई रिलेशन है, नहीं है, मतलब ये बिल्कुल गलत होगा। ध्यान रखना, कहीं भी अगर नॉट शब्द आ जाए, कोई भी नेगेटिव शब्द आ जाए किसके साथ, कैन और मे के साथ, तो उसको क्या मानते हैं, उसको हमेशा नॉट मानते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं छठवां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सातवें। देखो छठवें में फिर से एक बार बता दूं, कैन और मे, फिर से समझना इस चीज को। मैं यहाँ पे एक बार इसको डायग्राम से एक बार रिलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम में फिर से बना देता हूँ कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं, कुछ बी जो हैं वो सी हैं, कुछ सी डी हैं। ये डायग्राम बना था हमारा। कहीं भी इस चीज को आप अपने कॉपी में लिख लेना, कैन और मे, हिंदी में बोलते हैं इनको सकना, इनके साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए, कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो इस पूरे को हटा के उसकी जगह क्या मानते हैं, नॉट। और जब आप उसको नॉट मानेंगे तो क्या माना जाएगा, सर्टेनिटी मानी जाएगी, यानी निश्चितता, ठीक है। उसको क्या माना जाएगा, वो सर्टेनिटी। और अगर उसको आप सर्टेनिटी मानते हैं तो उसको सर्टेनिटी वाले रूल से लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कैन और मे अकेले आ जाए, जैसे सकना शब्द अकेले आ जाए, तो दोस्तों इसको क्या मानते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कैन और मे के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए उसको नॉट करके पूरे को सर्टेनिटी मानते हैं। लेकिन अगर कैन और मे यानी सकना शब्द अकेले आ जाए तो उसको क्या मानते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे हमारा 7वां क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या था, ऑल ए कैन, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूं अगर, तो ये हमारा क्या था, पहला वाला गलत था, ठीक है। दूसरा वाला हमारा सही था, तीसरा वाला गलत था, चौथा सही था, पांचवा जो है वो गलत था, छठवां वाला जो हमारा है वो बिल्कुल क्या था, गलत था। सातवां चेक करते हैं, ऑल ए कैन बी सी, कैन मतलब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और अगर पॉसिबिलिटी कैन अकेले आ गया मतलब इसको क्या मानेंगे, पॉसिबिलिटी मानेंगे। और अगर संभावना मानेंगे तो ए का सी से देखो कोई रिलेशन है, पहला काम पॉसिबिलिटी हटा देते हैं, हट गई पॉसिबिलिटी। अब चेक करो क्या ए का सी से कोई रिलेशन है सर्टेनिटी में, तो ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है मतलब सर्टेनिटी क्या होगी, गलत होगी। तो जो पॉसिबिलिटी लगी है उस वजह से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मतलब 7वां क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई बात, कैन और में सकना शब्द आ जाए तो उसको पॉसिबिलिटी मानते हैं, और अगर इसके साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो उसको नॉट अज्यूम करते हैं। आई विश आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं लास्ट यानी 8वें क्वेश्चन पे, और यही है हमारा आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, 8वां वाला। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो सी इज बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अगर एक सामान्य स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करता है या आपने भी इसको किया होगा तो पहला काम पॉसिबिलिटी को हटाया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पॉसिबिलिटी हट गई, अब क्या बचा, नो सी इज बी। तो ये सी और बी के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों सर्टेनिटी में सी और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। भाई दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो सर्टेनिटी की गलत हो जाएगी क्योंकि सी और बी में यहाँ कैसा रिलेशन बोला गया है, नेगेटिव। सर्टेनिटी गलत है तो नियम के अनुसार ये पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं आपको कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। ये संभावना, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, इसको आप सिंपल भाषा में समझना, हिंदी में समझना। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा पॉसिबल डायग्राम नहीं बन सकता जिसमें सी का कोई भी पार्ट बी के अंदर ना जाए। यानी इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि एक ऐसा डायग्राम भी आप बना सकते हैं जिसमें सी का कोई भी पार्ट बी के अंदर ना जाए, जबकि ऐसा कोई डायग्राम पॉसिबल बन ही नहीं सकता। क्योंकि सी अगर स्टेटमेंट में बी के अंदर दिया गया है कुछ पार्ट, तो आप कितना भी डायग्राम बना लो, कैसे भी पॉसिबल डायग्राम बना लो, सी का कुछ पार्ट बी के अंदर तो होगा ही होगा,
ठीक है। जैसे अगर मैं सम की बात करूं तो सम के 4 पॉसिबल डायग्राम बनते हैं दोस्तों, तो उन चारों में से किसी भी पॉसिबल डायग्राम में सी का कुछ ना कुछ पार्ट तो बी के अंदर होगा। जैसे एग्जांपल मैं बना के दिखा दे रहा हूं, जैसे सी और बी का पहला पॉसिबल डायग्राम ये बन जाएगा कि कुछ बी जो है वो सी है जो कि स्टेटमेंट में है। दूसरा पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा ऐसा कि सारे के सारे बी किसके अंदर हैं, सी के। अगर पूरा बी सी के अंदर है तो कुछ तो होगा, या कुछ सी किसके अंदर होगा, बी के। तीसरा पॉसिबल डायग्राम बी और सी का ऐसा बन जाएगा कि सी अंदर हो और बी क्या हो, बाहर हो। इसमें भी आप देखो सी का कुछ पार्ट बी के अंदर दिख रहा है आपको। चौथा पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा जो सी हो वही क्या हो, बी हो। 4 पॉसिबल डायग्राम बनते हैं सम के। आपको ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सी और बी का एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है जिसमें सी का कोई भी पार्ट बी के अंदर न जाए। आप ध्यान से देखो 4 पॉसिबल डायग्राम बने और चारों में सी का कुछ ना कुछ पार्ट किसके अंदर है, बी के अंदर है। सी का कुछ ना कुछ पार्ट बी के अंदर है, मतलब ये जो बात है ये बिल्कुल क्या होगी, यहां पर गलत हो जाएगी। और इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी याद रखना कि कभी भी नो के साथ अगर पॉसिबिलिटी आती है, कहां पे, जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं और यहां पे नो के साथ अगर पॉसिबिलिटी आती है तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर नो के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी आती है तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। कब 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 गलत होती है दोस्तों, जब कोई दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो। जब कोई दो एलिमेंट आपस में क्या हो, कनेक्टेड होंगे, तो वहां पर नो के साथ सभी की सभी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती। नो के साथ सभी की सभी पॉसिबिलिटी हमेशा 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 गलत होती है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हमारा लास्ट वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि नो वाला केस आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, सिलोगिज्म का पार्ट 2। ऑल का केस हम करेंगे डिस्कस। ऑल का जो केस है इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो सम का केस क्लियर हो गया। ऑल के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं, 100%, ईच एंड एवरी। बेटा याद रखना इन 3 नाम को छोड़कर कोई भी नाम आ जाए, एनी नेम, तो जनरली वो किसका पार्ट होता है, सम का। तो आपको मैंने कहा था ना कि सम के सारे केसेस आपको याद हो जाएंगे। तो याद हो जाएंगे कब, जब आप ये 3 नाम याद रखेंगे। इन 3 नाम के अलावा कोई सा भी नाम आ जाए उसको हम किस में अंदर रखोगे आप, सम के। कुछ एक को छोड़कर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मोस्टली नाम जो होंगे वो सम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑल के अंदर कौन कौन से केस आपको पढ़ने हैं दोस्तों, तो एक केस पढ़ना है आपको इनर आउटर, एक केस पढ़ना है आउटर इनर। तो सबसे पहले मैं आपको इनर आउटर सिखाता हूं। चलिए बढ़ते हैं इनर आउटर की कहानी की तरफ। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया इनर आउटर का, ये वाला, सभी के सभी ए बी हैं, डायग्राम बना लो इसका। सम का डायग्राम सीखा था, ऑल का सीखो। सारा का सारा जो ए है वो किसके अंदर आएगा, बी के अंदर, ठीक है। ऑल बी आर सी, यानी सारे के सारे जो बी हैं वो किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर। एवरी सी आर डी, सारे के सारे जो सी हैं डी हैं, यानी कि इसको ऐसे बना दोगे, ठीक है। तो ऑल का डायग्राम हमेशा आपको याद रखना है कि ऐसे बनता है, ठीक है। अब चूंकि ये इनर आउटर का केस है दोस्तों, इसलिए आपको इनर आउटर में एक एरो ऐसे लगा देना है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया और अंदर से बाहर दो ही तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ए से डी की तरफ पूछे जाएंगे या तो डी से ए की तरफ। तो अगर ए से डी की तरफ पूछे जाएंगे तो वो केस इनर आउटर कहलाता है, और अगर डी से ए की तरफ पूछे जाएंगे तो ये आउटर इनर का कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। एक बात याद रखना कि इनर से आउटर वाले केस में जो सर्टेनिटी आप चेक करोगे ना कंक्लूजन में, वो हमेशा पॉजिटिव वाली ही सही होगी, नेगेटिव वाली सारी गलत होगी। कारण भी है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है ना, इसका कारण ये है कि स्टेटमेंट जो है हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन कैसा हो, नेगेटिव हो, तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो सर्टेनिटी होंगी इस कारण से ही पॉजिटिव वाली सही होंगी, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ सही होगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारे पूरा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सम की और ऑल की सारी सर्टेनिटी क्या होंगी, सही होती। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं आपसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा एक स्टेटमेंट है कि सारा का सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर, एक स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर आपको कंक्लूजन पहला बोला गया, निष्कर्ष, कि कुछ ए बी हैं, यानी सम ए आर बी। तो दोस्तों कुछ ए बी हैं, क्या देखो ध्यान से डायग्राम के अंदर ए का कुछ पार्ट बी के अंदर दिख रहा। तो दोस्तों अगर पूरा का पूरा ए बी के अंदर है तो ए का कुछ पार्ट भी तो बी के अंदर ही होगा ना, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। और आप नोटिस करो इसमें आप ए से कहां की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, मतलब अंदर से बाहर। इनर आउटर का केस हो गया, इस तरह से पहचानते हैं कि कौन सा कंसेप्ट है।
इनर आउटर की, आउटर इनर का। तो अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं मतलब अंदर से बाहर, अगर बी से ए की तरफ जाते मतलब बाहर से अंदर हो जाता है, ठीक है। तो अगर ए से बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सारी की सारी सर्टिनिटी सम की सही होती। ये देखो सम की मैंने लिखा है ना कि सही होती, यहाँ देखो सम का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सही था। दिख ही रहा है कि पूरा ए अगर बी के अंदर है तो कुछ तो होगा ही होगा। और अगर मैं कहता हूं ऑल ए आर बी, सारे ए बी के अंदर है, तो दिख ही रहा है कि पूरा का पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या होगी, सही। इसीलिए मैंने बोला कि इनर से आउटर के केस में सम और ऑल दोनों की जो सर्टेनिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, सही होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। चलिए मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चन ये जो दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप जरा कंक्लूजन को चेक करो और समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं। तो इसका डायग्राम बन चुका है हमारा। कंक्लूजन चेक करते हैं जरा सा। कंक्लूजन नंबर 1 आपने भी चेक कर लिया होगा, कुछ ए बी है। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर बी। तो क्या ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है, तो इनर से आउटर की तरफ जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो कुछ तो होगा ही होगा। पहला बिल्कुल सही है, हिंदी में भी बात करें इंग्लिश में भी बात करें। ऑल ए आर नॉट सी, बेटा नॉट आ गया तो डायरेक्टली गलत आ गया। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव, डायरेक्टली गलत काटो। सम सी कैन नेवर, देखो कैन नेवर मतलब क्या होता है, कैन नेवर मतलब मैंने बताया था कि कभी भी कैन और मे के साथ, कभी भी कैन और मे के साथ क्या आ जाए, नेगेटिव कुछ भी आ जाए, तो याद रखना कि वो कंक्लूजन हमेशा क्या माना जाएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं, मैं इसको बोल सकता हूं कैन और मे के साथ कुछ भी अगर नॉट आ जाए तो उसको क्या मानते हैं बेटा, नॉट मान लेते हैं, ठीक है। नॉट मानेंगे तो वो क्या कहलाता है, सर्टेनिटी। तो कैन नेवर की जगह पे क्या आप रख दोगे, नॉट रख दो। तो सम सी आर नॉट डी, बेटा नॉट आ गया तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। नॉट आया मतलब नेगेटिव, डायरेक्टली गलत काट दो। अब अगला क्वेश्चन था, याद रखना कुछ भी अगर मैं बोलता हूं कि सभी के सभी बी जो हैं वो डी हैं, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ऑल बी आर डी, ठीक है, ऑल बी आर डी, सभी जो बी हैं वो डी हैं, तो दिख ही रहा है कि पूरा बी किसके अंदर है, डी के अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही होगी। मैं कहता हूं कि सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि सिंपल साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल क्या है, गलत है। अच्छा मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, यहाँ पे डेफिनेटली नॉट वाला एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको समझ में आए होंगे, पॉसिबिलिटी भी बता दे रहा हूं मैं इसकी। सिंपल तरीके से चेक करना है, कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैंने कहा कि सम सी आर डेफिनेटली नॉट, सॉरी डेफिनेटली नॉट डी। अब जरा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि सम सी आर डेफिनेटली नॉट डी, जो बात बोली गई है वो सही बोली गई है या गलत बोली गई। कुछ सी निश्चित रूप से डी नहीं। अभी मैंने बताया था आपको कि डेफिनेटली नॉट वाला अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, कभी भी याद रखना डेफिनेटली नॉट वाला क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली नॉट जहां भी हो आप किसको चेक करोगे, एलिमेंट को। और अगर एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है तो डेफिनेटली नॉट बिल्कुल सही होगा। क्या यहाँ पे सही होगा, नहीं सर। ये जो बात मैंने बोली ना आपस में कनेक्टेड है, वो सिर्फ कहाँ के लिए अप्लाई होगा, सम के लिए, इस तरह से। क्योंकि अगर ए का कुछ पार्ट अगर बी के अंदर है तो डेफिनेटली कुछ बी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो सी है वो किसके अंदर है, डी के अंदर है। जब हमको पता है कि पूरा सी डी के अंदर है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि सी का कुछ पार्ट ऐसा है जो डेफिनेटली डी के अंदर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली गलत कह रहा हूं ना। क्योंकि जब पूरा ही सी डी के अंदर है तो यहाँ पे कुछ पार्ट ना होने के कोई चांस ही नहीं बनते, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो डेफिनेटली का जो क्वेश्चन मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, वो कंसेप्ट बताया था, वो किसके लिए था, सम के लिए। जब भी दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो सम में, तो वहां पर डेफिनेटली नॉट सही होता है। लेकिन ऑल में अगर इनर आउटर की बात करेंगे तो वहां पे बिल्कुल ये गलत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चौथा देखो, सम ए आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए का डी ना होना एक संभावना है। तो पहला काम, नियम के अनुसार पॉसिबिलिटी हटा दो। कुछ ए डी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत होगी क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। तो सर्टेनिटी गलत, तो नियमानुसार पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही हो जाएगी। नियम के अनुसार पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहां पर ये नियम फेल हो जाएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। नियम यहां फेल हो गया दोस्तों। पॉसिबिलिटी का नियम कहता है कि पहला काम पॉसिबिलिटी को हटाइए, सर्टेनिटी को चेक करिए। सर्टेनिटी अगर सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होती है,
सर्टेनिटी अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी का नियम फेल हो गया। और अगर रूल फेल हुआ है तो रूल को फेल करने की जो ताकत होती है वो दोस्तों किसके अंदर होती है? एक्सेप्शन के अंदर होती है। ठीक है, तो सिलोगिज्म में दो अपवाद होते हैं, दो एक्सेप्शन होते हैं, आपको उन दोनों को मैं बताऊंगा। तो पहला एक्सेप्शन कहाँ लगता है? इनर से आउटर में। ध्यान से पढ़िएगा जो मैंने आपके सामने अभी दिया है। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है कि अगर केस इनर से आउटर का हुआ तो वहां पर पॉसिबिलिटी लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती है? एक्सेप्शन के कारण। इनर टू आउटर के मामले में अपवाद के कारण संभावनाएं सारी गलत होती, मतलब संभावना दिखी गलत। अब क्यों ऐसा होता है? तो आपने अभी सम का केस पढ़ा, स्टेटमेंट में सम का केस पढ़ा, मैं उसी से रिलेट करता हूं। जैसे स्टेटमेंट आपका है कुछ ए बी है, कुछ बी क्या है दोस्तों? सी है। अब इसके अंदर मैंने कंक्लूजन पहला दे दिया, पहला कि सम, ठीक है, ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए का सी होना एक संभावना है। तो आप मुझे बताइए कि ये सही होगा या गलत होगा? जाहिर सी बात है ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, क्योंकि आपने पॉसिबिलिटी हटाई। आपने पॉसिबिलिटी हटाई तो क्या बचा कि सम ए आर नॉट सी या सम ए आर सी। सर्टेनिटी बची, तो क्या ए का सी से कोई रिलेशन है? सर्टेनिटी में रिलेशन चेक करते हैं। ए का सी से रिलेशन नहीं तो सर्टेनिटी गलत है, मतलब पॉसिबिलिटी सही होगी। यानी आपके हिसाब से ये बिल्कुल सही है और वास्तविक रूप से भी सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ए जो है, ए का कुछ पार्ट जो है, ए का कुछ पार्ट इस पूरे के पूरे सी से क्या बना रहा? पॉसिबिलिटी। हम बिल्कुल अग्री करेंगे इसको, क्योंकि ये बना भी रहा है, सही है। तो अगर मैं पूछूं कि ए का कौन सा वाला कुछ पार्ट जो बी के अंदर है वो बनाएगा सी के साथ पॉसिबिलिटी, या जो बी के बाहर है वो वाला पार्ट सी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा? ए के अंदर वाला पार्ट बनाएगा या जो ए के बाहर वाला पार्ट है वो बनाएगा? तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी। कुछ लोग कहेंगे सर अंदर वाला बना सकता है, कुछ कहेंगे बाहर वाला बना सकता है। चलिए इसको यहीं पे रोक के यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं यहाँ पे, उसके बाद इसको रिलेट करते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 एक और चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने कहा ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए का सी होना एक संभावना है। जरा इसको चेक करके बताइए कि सही है या गलत है। तो पहला काम वही करेंगे, पॉसिबिलिटी हटा दिए, सर्टेनिटी बचा। क्या ए का सी से कोई रिलेशन है? नहीं है, मतलब सर्टेनिटी गलत है और पॉसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये बिल्कुल बात सही निकली। तो यहाँ पे ये बात सही निकली। तो यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से क्या दिख रहा है या इस कंक्लूजन के हिसाब से क्या दिख रहा है कि ए का पूरा पार्ट सी से पॉसिबिलिटी बना रहा है, पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट। और अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सर ए का अंदर वाला पार्ट पॉसिबिलिटी बनाएगा या बाहर वाला बनाएगा, तो आप यहाँ फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपने कहा ना कि सर सारे के सारे ए जो है वो बी से पॉसिबिलिटी या सी से पॉसिबिलिटी बना लेंगे। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी वो बनाता है जो फ्री होता है। सर कहीं ना कहीं जो सी है उसके रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा ए फ्री है ना? क्या ए वाला गोला कहीं से भी सी से कनेक्टेड है? नहीं है। तो सी के रिस्पेक्ट में ए पूरा फ्री है। तो दोस्तों याद रखना, पॉसिबिलिटी वो बनाता है जो फ्री होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी वो बनाता है जो फ्री होता है। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं कहता हूं कि ए का पूरा ए जो है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। अगर पूरा ए बी के अंदर है और मैं कहता हूं कि कुछ ए जो है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए का बी ना होना एक संभावना है, ये बात सही होगी या गलत होगी? तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ए जो है वो किससे पॉसिबिलिटी बना रहा? बी से। और ध्यान से देखो डायग्राम में पूरा का पूरा ए किसके कब्जे में है? बी के कब्जे में। तो जो ए है वो बी के रिस्पेक्ट में फ्री है ही नहीं। और जब ए बी के रिस्पेक्ट में फ्री नहीं है तो क्या ए बी से पॉसिबिलिटी बनाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ए फ्री नहीं है। और ये देखो ए से बी की तरफ पॉसिबिलिटी बना रहे हो, मतलब अंदर से बाहर जा रहे हो। इसीलिए इनर आउटर वाले केस में देखो हम अंदर से बाहर जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ए बी से पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए है वो बी के रिस्पेक्ट में फ्री नहीं। क्या बी सी से पॉसिबिलिटी बनाएगा? तो बी भी नहीं बना सकता, क्योंकि बी भी देखो सी के कब्जे में आ रहा। क्या ए सी से पॉसिबिलिटी बनाएगा? नहीं बना सकता, क्योंकि ए सी के ही कब्जे में आ रहा। तो इसीलिए इनर से आउटर जाते वक्त पॉसिबिलिटी जो होती हैं वो बनती ही नहीं। तो कहीं भी ए से डी की तरफ आप गए, यहां पॉसिबिलिटी दिखाई दी, डायरेक्टली गलत काट दो। क्यों गलत काट दो? क्योंकि ए से डी की तरफ जाओगे तो जो ए वाला गोला है वो डी के कब्जे में ही तो है। अगर ए डी के कब्जे में है तो फ्री नहीं है, और पॉसिबिलिटी कौन बनाता है? जो फ्री होता है। समझ में आई बात? तो इनर से आउटर के केस में पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। याद रखना,
सिलोगिज्म का एक्सेप्शन नंबर 1, सबसे पहला अपवाद है ये। दो ही एक्सेप्शन होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन में पॉसिबिलिटी नहीं लगती, तो अंदर से बाहर वाला केस आएगा, रट्टा मार लो, पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इनर आउटर केस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं किस पे? आउटर इनर केस में कुछ नहीं रहता, बस आपको बाहर से अंदर की तरफ जाके चेक करना। डायग्राम बना लेते हैं, आपको डायग्राम रटा होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट आपके सामने क्या आ गया दोस्तों? स्टेटमेंट आपके सामने आ गया, ऑल ए आर बी, सारा ए बी के अंदर है, ऑल बी आर सी, सारा बी सी के अंदर है, एवरी मतलब ऑल होता है, सभी सी डी हैं, ठीक है। ये बन गया। अब चूंकि बेटा हम आउटर इनर केस पढ़ रहे हैं, इसलिए बिना सोचे समझे हम इस बार एरो ऐसे बना देते हैं। अच्छा, एग्जाम में डायग्राम बना बनाया नहीं मिलता आपको, स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा मिलता है, ठीक है। आपको उसको पढ़ना होता है, उसका डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, अब मैं बात करता हूं इसमें। देखो, मैंने इनर आउटर में बताया था कि जो सर्टेनिटी होती, निश्चितता, वो पॉजिटिव वाली सही होती है। यहां भी बात वही होगी कि इनर आउटर हो चाहे आउटर इनर हो, सर्टेनिटी हमेशा पॉजिटिव सही होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कुछ भी नेगेटिव आएगा, सब गलत होगा। बेटा इनर आउटर में मैंने बताया था कि सर्टेनिटी हमेशा सम की सही होती है, यहां भी सम की कोई भी बात बोलेगी सही होगी, लेकिन ऑल यहां पे गलत होता है। इनर आउटर में सम और ऑल की सर्टेनिटी सही होती थी, आउटर इनर में सम तो सही होगा लेकिन ऑल गलत होगा। कैसे? जरा समझ लो। जैसे मैंने कहा डायग्राम है ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन में बोलता हूं पहला कि कुछ बी ए है, सम बी आर ए। तो देखो, क्या बी का कुछ पार्ट ए के अंदर है? देखो, बी से ए जा रहे हो मतलब बाहर से आप कहां जा रहे हो? अंदर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप कहां जा रहे हो? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो दोस्तों। अब जब बाहर से अंदर जा रहे हो तो क्या बी का कुछ पार्ट ए के अंदर है? हाँ, अगर बी पूरे में है तो बी का कुछ पार्ट ए के अंदर तो होगा ना, इसलिए सम देखो यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ऑल बी आर ए, सारा का सारा जो बी है वो ए के अंदर है, तो क्या पूरा बी ए के अंदर है? नहीं है ना भाई, पूरा ए बी के अंदर है, बी थोड़ी ए के अंदर है। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए ऑल यहाँ पे क्या होता है? गलत होता है, और सम यहाँ क्या होता है? सही। लेकिन जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं इसी डायग्राम में, तो सम भी सही होगा और ऑल भी सही होगा। गॉट इट? चलिए कंक्लूजन देखते हैं जरा। पहला क्या बोला गया? ऑल ए आर डी, सभी के सभी जो ए हैं वो डी हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा ए किसके अंदर है? डी के अंदर है। ये देखो कौन सा केस बन गया? इनर आउटर। आपको पकड़ना होगा, ध्यान रखना, अलग से एग्जामिनर लिख के नहीं देगा कि इनर आउटर या आउटर इनर है। ऑल ए आर डी, सारे ए डी के अंदर है, बिल्कुल सही। लेकिन यही अगर डी आर ए होता, ऑल डी आर ए, सभी डी ए हैं, तो ये गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि आउटर इनर बन जाता। सम सी आर ए बिल्कुल सही होगा। देखो, सी से ए जा रहे हैं मतलब बाहर से अंदर, तो चाहे इनर आउटर हो या आउटर इनर हो, सम दोनों में सही होता है, ठीक है। और कुछ भी बोलूं? अच्छा, यहां पे अगर मैं बोलता हूं आपको यहां पे कि सम सी आर डेफिनेटली नॉट ए, क्या होगा? सही या गलत? कुछ सी निश्चित रूप से ए के अंदर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल यहां सही होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी और ए का डायग्राम बनाऊं अलग से तो ऐसा बनेगा। तो इस डायग्राम में आपको ध्यान से देखो, दिख रहा है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि सी का ये जो बाहर वाला पार्ट है वो डेफिनेटली ए के अंदर नहीं होगा। सी का जो बाहर वाला पार्ट है वो डेफिनेटली ए के अंदर नहीं होगा। तो इनर आउटर में डेफिनेटली नॉट को सिंपल तरीके से लेना, लेकिन आउटर इनर में ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है। सर, डायग्राम में जो चीजें दिखती हैं वही सही मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि दिख ही रहा है कि सी का कुछ पार्ट जो है वो डेफिनेटली किसके अंदर नहीं है? ए के अंदर नहीं। अगर मैं बोलता कि कुछ ए डेफिनेटली सी के अंदर नहीं, तो गलत होता। क्यों? क्योंकि पूरा ए ही तो सी के अंदर है, लेकिन सी का कुछ पार्ट डेफिनेटली ए के अंदर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ क्या होती? सही होती। ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनर आउटर में पॉसिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट एक दूसरे से फ्री नहीं होते, ये एक्सेप्शन है। आउटर इनर में सब कुछ नॉर्मल होगा क्योंकि देखो, आउटर इनर में अगर मैं सी से ए की पॉसिबिलिटी बनाऊं, देखो सी का ये जो बाहर वाला पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये शेडेड पार्ट तो ए से फ्री है ना, ए के बाहर है, फ्री है, तो ये इससे पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो बेटा आउटर इनर में सब कुछ सामान्य होता है जैसे आप चेक करते थे, इनर आउटर में बस पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूं पहला कि ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये बना है ना, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो डी से कहां की तरफ जा रहे हो? ए की तरफ। डी से ए मतलब बाहर से अंदर, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है। चेक कर लो, चेक कर लें। कैसे चेक करते हैं पॉसिबिलिटी? पहला काम, पॉसिबिलिटी को हटा दिया। क्या डी का पूरा पूरा डी ए के अंदर है? ऑल डी आर ए मैंने बताया था बाहर से अंदर जाते वक्त
ऑल, सारे के सारे ऑल वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। क्या पूरा डी ए के अंदर है? तो जी नहीं, डी पूरा ए के अंदर नहीं है। तो सर्टेनिटी जो होगी वो गलत होगी और पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। अगला, सम डी कैन नेवर बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ डी के कभी नहीं हो सकते ए। अच्छा, यह हिंदी में थोड़ा सा डाउट है। कुछ डी का ए कभी नहीं होना, या कुछ डी ए नहीं हो, कभी नहीं हो सकते। कुछ डी ए कभी नहीं हो सकते, एक संभावना है। ठीक है, तो पहला काम कैन नेवर आ गया। तो कैन नेवर का मतलब दोस्तों क्या होता है? नॉट होता है, मैंने बताया था। अब देखो पॉसिबिलिटी आ गई, डी से ए जा रहे हो मतलब पॉसिबिलिटी, तो चेक कर लो। अगर ये ए से डी होता तो पॉसिबिलिटी देखते ही गलत काट देते, लेकिन डी से ए है मतलब चेक करना है। कैन नेवर मतलब क्या होता है? नॉट होता है, नॉट कर लिया। अब पॉसिबिलिटी हटा दो तो क्या बचा? सम डी आर नॉट ए। बेटा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आ गया, तो सर्टेनिटी गलत, और सर्टेनिटी गलत तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल केस है। पूरी कहानी में आपको बस इतना याद रखना है कि इनर से आउटर के केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती, आउटर से इनर के केस में आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ एलिमेंट फ्री होते हैं। पॉसिबिलिटी कौन बनाता है? जो फ्री होता है। तो आई विश आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों, तो प्लीज इसको अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना। कहीं ना कहीं काफी हद तक उससे मोटिवेशन मिलती है मुझे, और मैं उससे और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। पार्ट 2 में मिलेंगे हम आगे की कहानी के साथ। पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पूरा पार्ट 1 ही डिपेंड करेगा पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसके आगे की स्टोरी। तो जरूर इस वीडियो का वेट करिएगा, जरूर से उसका इंतजार करिएगा, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, बार बार वीडियो को प्ले करके देखिएगा। कोई लाइन अगर कोई कंसेप्ट ना समझ में आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे प्रॉपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ध्यान से सोच के समझ के आप चीजों को करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।